हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अभियांत्रिकी पदार्थ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल में जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे और आप इस एक वीडियो से अपने सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एक वीडियो को आप अगर अच्छी तरीके से देख करके जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन सभी क्वेश्चंस की। यह एकमात्र वीडियो जो यूट्यूब पर पहली बार है और क्वेश्चन के साथ साथ आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो को देखने के बाद कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको अपने अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए। चलिए हम कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं उस सब्जेक्ट की वीडियो की एक इसी तरीके की फुल डिटेल कंटेंट आपको प्राप्त करें। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर अभियांत्रिकी पदार्थ इंजीनियरिंग मटेरियल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं कि समय परीक्षा का 2.5 घंटे होता है और पूर्णांक 50 नंबर होता है। सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपके मोबाइल पर सभी नोटिफिकेशंस हर वीडियो के आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। और हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इंजीनियरिंग मटेरियल में अभियांत्रिकी पदार्थ सब्जेक्ट में अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मेटल के कोई 2 मैकेनिकल गुण बताइए और निम्न गुणों को परिभाषित कीजिए। देखिए आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है कि मैकेनिकल जो गुण हैं मेटल के वो आपको बताने हैं और जो गुण इसने दिए हुए हैं नाम लिखा हुआ है मशीनन योग्यता और घात वर्धनीयता और कठोरता, इनको आपको परिभाषित करना है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल के 2 वह गुण कौन कौन से। विद्युत चालकता, सबसे पहले विद्युत चालकता को हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बात करते हैं विद्युत चालकता की, तो जो पदार्थ विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध पैदा नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत सुचालक कहते हैं। अतः विद्युत चालकता में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध बहुत कम हो और विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोधकता का विलोम हो। तो देखिए अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, रो, और रो को हम लिखते हैं आर ए। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन आर ए। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता जो सिग्मा है उसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ओम, यानी कि ओम का इनवर्स हो जाएगा, उसमें व्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता पदार्थ का वह विद्युतीय गुण है। विद्युत चालकता जो है वो पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह विद्युतीय गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विद्युत प्रतिरोधकता दूसरे गुण की, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की। तो विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ का वह गुण, विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ का वह विशेष गुण है। यह गुण जिस पदार्थ का चालक यानी कि कंडक्टर बना होता है उसके कारण होता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का वह विद्युतीय गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। देखिए विद्युत चालकता में क्या था कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत प्रवाह का विरोध नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। और अगर विद्युत प्रवाह का विरोध करता है कोई भी पदार्थ, उसका विद्युतीय गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत प्रवाह का विरोध करे तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी विद्युत के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसको हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम लिखते हैं रो इक्वल टू आर ए अपॉन टी, रो इक्वल टू आर ए अपॉन टी, जिसमें आर जो है वो क्या है, पदार्थ का प्रतिरोध है जिसको ओम में लिखते हैं, और ए क्या है, चालक के काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और एल क्या है, चालक की लंबाई जो सेंटीमीटर में है। इनको याद रखिएगा कि ओम में, सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर में, कभी आप मीटर ना करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके जो मैकेनिकल गुण आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में। तो देखिए मशीनन योग्यता, मशीनन योग्यता क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसका सुगमता से यांत्रिक संक्रियाओं में प्रयुक्त औजारों द्वारा कर्तन किया जाता है, मशीनन कहलाता है। ठीक है, चलिए घात वर्धनीयता, घात वर्धनीयता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ की बिना टूटे पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके, घात वर्धनीयता कहलाता है।
क्लियर। बात करते हैं कठोरता की, तो कठोरता किसे कहते हैं? कठोरता वह है जिसके कारण पदार्थ घिसने, खरोंच मारने या फिर चिन्हित करने, जैसे कि हमने उस पर चिन्ह बना दिए, तथा मशीनन आदि का विरोध करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ की कठोरता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि गन मेटल व पीतल की रासायनिक कंपोजिशन बताइए। गन मेटल व पीतल की रासायनिक कंपोजिशन बताइए और कार्बन इस्पात व अलॉय इस्पात में अंतर भी बताइए। तो देखिए गन मेटल कौन कौन से होते हैं? तांबा, जिसको हम कॉपर बोलते हैं, टीन और जिंक। Cu यानी कि कॉपर होता है, तांबा होता है, जिसमें 84 से 89% इसमें दिखाया गया है, और Sn 10 से 15%, और जिंक जो होता है वो होता है 2 से 5%। ठीक है। तो पीतल के बारे में बात करें तो इसमें मुख्यतः तांबा है, सबसे ज्यादा इसमें तांबा होता है 84 से 89%। ठीक है। तो इसमें मुख्य तांबा होता है, वह इसमें जस्ता मिश्र धातु के रूप में मिलाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें जस्ता मिश्र धातु के रूप में मिलाया जाता है, और इसकी मात्रा कितनी होती है? 10% से 50% तक हो सकती है। क्लियर है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फूड ग्रेड प्लास्टिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फूड ग्रेड प्लास्टिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, इसके बारे में बात करते हैं। फूड ग्रेड प्लास्टिक, स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ग्रेड प्लास्टिक पर संक्षिप्त टिप्पणी। फूड ग्रेड प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के वे विभिन्न प्रकार जो खाद्य पदार्थों को स्टोर करने, ढकने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक कहलाते हैं। अब देखिए, फूड ग्रेड प्लास्टिक यानी कि जो सब्जियों और पदार्थों को ढकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक। इन प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है तथा इसमें वह गुण होना चाहिए कि ये खाद्य पदार्थों के उनके साथ बिना रासायनिक क्रिया करे उन्हें सुरक्षित रखें। ऐसा होता है कि अगर हमें मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी बर्तन में हमने क्या किया कि किसी भोजन को रख दिया और वो गर्म है, और गर्म होने पर वह क्या करेगा, जिस पदार्थ का वह बर्तन बना हुआ है वो उसे क्रिया करेगा और उसको जो है दूषित कर देगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे पास फूड ग्रेड प्लास्टिक होगा उसमें यह गुण होना चाहिए कि खाद्य पदार्थों के उनके साथ बिना रासायनिक क्रिया करे उन्हें सुरक्षित रखें। तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह कठोरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। सतह की कठोरता पर एक टिप्पणी देनी है आपको। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम बताएंगे कि पृष्ठ कठोरण एक ऊष्मा उपचार की समक्रिया है। इसमें स्टील को केवल कठोर बनाया जाता है तथा अंदर से स्टील का भाग टफ बना रहता है। सतह को कठोर बनाने के लिए कुछ तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन आदि का वितरण उच्च तापक्रम पर करके क्या करते हैं हम, सतह को इन तत्वों से संतृप्त कर दिया जाता है, और फिर कठोरता एवं पायनीकरण क्रियाओं द्वारा सतह को कठोरता प्रदान की जाती है। इस क्रिया को रासायनिक ऊष्मा उपचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊष्मा उपचार भी कहते हैं। और इस संक्रिया द्वारा निम्न कार्बन स्टील की बाह्य सतह को कठोर बनाते हैं। ठीक है। यही क्रिया है जिसके कारण कार्बन स्टील की बाह्य सतह को कठोर बनाया जाता है, क्योंकि सामान्य कठोरण क्रिया द्वारा निम्न कार्बन स्टील सतह को कठोर नहीं बनाया जा सकता। बाह्य सतह को कार्बन से युक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बोरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोरीकरण कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि असफल विन्यास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असफल विन्यास पर सफल टिप्पणी लिखिए। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि जब किसी पदार्थ पर भार लगाया जाता है, ध्यान से देखिए, जब किसी पदार्थ पर भार लगाया जाता है तो उसके उसमें जो है विरूपण आना शुरू हो जाता है। तो यदि हम भार को बढ़ाते जाएं तो पदार्थ में क्रमशः प्रत्यस्थ विरूपण, अप्रत्यास्थ विरूपण और पराभवीकरण होने के बाद अंत में पदार्थ क्या होता है? टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? असफल विन्यास कहते हैं। भार के लगने के आधार पर असफल विन्यास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तनन में असफल होना, जिसको बोलते हैं तन्यता असफलता। दूसरा है दबाव में असफल होना, संपीड़न असफलता। तीसरा है फटीग असफलता, और चौथा आपके सामने है क्रीप असफलता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि असफल विन्यास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके से लिख करके आओगे, आपको जो टीचर है वो फुल नंबर आपको देगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री को वर्गीकृत करें। सामग्री को वर्गीकृत करें यानी कि आपका पेपर है इंजीनियरिंग मटेरियल का, तो मटेरियल की जो सामग्री है उसको आपको वर्गीकृत करना है। आप ध्यान रखिए। तो देखिए वर्गीकृत मुख्य रूप से निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे? नंबर 1 है सामान्य वर्गीकरण, नंबर बी है
औद्योगिक वर्गीकरण, सी है औद्योगिकता के आधार पर वर्गीकरण और डी है निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला देख लेते हैं सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण कैसे, यानी कि धात्विक पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, पीतल, इस्पात आदि। आध्यात्मिक पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी आदि ये होते हैं। बी है आपका औद्योगिक वर्गीकरण। औद्योगिक वर्गीकरण जैसे हल्की धातुएं, बेरिंग अलॉय, मिश्र कारक धातुएं, तांबा तथा उसकी मिश्र धातुएं, लोहा तथा इस्पात, ताप सह पदार्थ, ये होते हैं औद्योगिक वर्गीकरण। नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर कैसे किया जाता है, निम्न और उच्च ताप धातुएं, उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, घिसावरोधी धातुएं और कमानी धातुएं, ये उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण है। और संक्षारण तथा ऑक्सीकरण यानी कि प्रतिरोधी धातुएं। नेक्स्ट है निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण है जैसे ढलाई योग्य धातुएं, ढलाई योग्य धातुएं और मशीनन योग्य धातुएं। तो इन सभी को याद रखिएगा, आपको एक पैटर्न के रूप में लिखना है और आप जो है इसको याद रखिएगा। इस तरीके से आप लिख करके आएंगे तो आप फुल नंबर पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मटेरियल के अनुप्रयोगों और जरूरतों के बारे में लिखिए। मटेरियल के अनुप्रयोगों और जरूरतों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए अनेक इंजीनियरिंग मटेरियलों का उपयोग प्रचलित है, हमारे दैनिक जीवन में अनेक इंजीनियरिंग मटेरियलों का उपयोग प्रचलित है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं मटेरियल का उपयोग। मटेरियल का उपयोग हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट आदि बनाने में होता है तथा इनकी संरचना बहुत हल्के पदार्थों से की जाती है, परंतु वे पदार्थ काफी टफ होते हैं तथा एल्यूमिनियम अलॉय एवं कंपोजिट पदार्थों से बने होते हैं। एल्यूमिनियम अलॉय और कंपोजिट पदार्थों से क्यों बने होते हैं, क्योंकि वहां के पदार्थ को हल्का रखना होता है और हल्के के साथ साथ वह टफ भी होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। नंबर 2 है इस प्रकार धमन भट्टी की संरचना में अग्निसह पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि अग्निसह पदार्थ का उपयोग वहां करते हैं जहां पर ताप बहुत ज्यादा होता है और वहां पर कोई भी मटेरियल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर का ताप इतना होता है कि मटेरियल को पिघला सकता है। तो वहां पर ऐसे पदार्थ यूज किए जाते हैं जो अग्निसह पदार्थ कहलाते हैं, जो अधिक तापक्रम को सहन कर सकते हैं। नंबर 3 है इसी प्रकार उष्मा अवरोधों यानी कि जिसको बोलते हैं इंसुलेटर्स को फेरोइलेक्ट्रिक पदार्थों जैसे बेरियम टाइटेनेट, याद रखिए बेरियम टाइटेनेट BiTiO3 क्रायोजेनिक इंजनों जैसे क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण सुपर कंडक्टर पदार्थों से किया जाता है। नंबर 4 है भाप टरबाइन के ब्लेडों का निर्माण निकिल अलॉय स्टील से किया जाता है। भाप टरबाइन के ब्लेडों का निर्माण किससे होता है, निकिल अलॉय से किया जाता है। मटेरियल्स का उपयोग अग्नि सेवाओं फायर फाइटिंग में किया जाता है, फायर फाइटिंग में भी किया जाता है। मटेरियल्स से बने पंप तथा बल्बों का उपयोग गाढ़े घोल के डिस्चार्ज तथा ट्यूबवेल आदि में किया जाता है। नेक्स्ट मटेरियल का उपयोग फर्नीचर उत्पादन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक उपकरणों में, रसोई के बर्तन आदि में किया जाता है। मटेरियल का उपयोग पेंट में रंग पैदा करने में तथा धातुओं को संक्षारण प्रभाव से बचाने में कोटिंग करने के रूप में भी किया जाता है। तो ये थे मटेरियल के अनुप्रयोग और जरूरतों के बारे में, यानी कि हमें कहाँ कहाँ किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने कुछ मटेरियल्स बताए हैं, मटेरियल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन हम कुछ मटेरियल्स का विवरण यहाँ पर दे करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेगा कि कार्बन इस्पात व अलॉय इस्पात में अंतर। इसी में ये था कि कार्बन इस्पात व अलॉय इस्पात में अंतर बताइएगा। तो ये आपसे अलग क्वेश्चन भी कर सकता है और एक साथ क्वेश्चन में कर सकता है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कार्बन इस्पात व अलॉय इस्पात में अंतर देखिए, कार्बन इस्पात व अलॉय इस्पात में मुख्य अंतर यह है कि कार्बन इस्पात में कार्बन और लोहे के अतिरिक्त अन्य तत्व नहीं होते हैं। याद रखिए कार्बन इस्पात में कार्बन और लोहे के अतिरिक्त अन्य तत्व नहीं होते हैं, जबकि जो अलॉय इस्पात है उसमें कार्बन और लोहे के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होते हैं। बस इतना सा अंतर है कार्बन इस्पात और अलॉय इस्पात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए परमाणु पैकिंग कारक क्या है, आपसे मालूम करेगा कि परमाणु पैकिंग कारक क्या है। तो क्रिस्टलोग्राफी में परमाणु पैकिंग कारक या हम बोल सकते हैं कि पैकिंग अंश, या एक नाम और है इसका क्रिस्टल संरचना, इसमें मात्रा का अंश है जो परमाणुओं पर कब्जा कर लेता है और यह आयामहीन है। याद रखिए यह आयामहीन है,
सम्मेलन के अनुसार क्रिस्टल संरचना के एपीएफ को यह माना जाता है कि परमाणु कठोर क्षेत्रों में है। क्षेत्रों की त्रिज्या को अधिकतम मूल्य दिया जाता है या माना जाता है, जैसे परमाणु ओवरलैप नहीं करते। एक घटक क्रिस्टल के लिए एपीएफ गणितीय रूप में प्रदर्शित होता है, जहां पर यूनिट में परमाणुओं की संख्या है और बॉटम एक परमाणु का आकार है। ठीक है, यूनिट सेल क्या है? परमाणुओं की संख्या, और बॉटम एक क्या है? परमाणु का आकार है। और विनिट सेल इकाई सेल द्वारा नियंत्रित मात्रा है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेगा कि प्लेन कार्बन इस्पात के गुण लिखिए। प्लेन कार्बन इस्पात के गुण लिखिए। तो नंबर 1 है, प्लेन कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.45% होती है और प्लेन कार्बन इस्पात का गलनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। यह तन्य, कुट्य व प्रघात सहन करने में समर्थ होते हैं और यह पिटवा लोहे की तुलना में अधिक शक्तिशाली व कठोर होते हैं। बात करें नेक्स्ट गुण की, तो इस पर आसानी से खरादन किया जा सकता है, यानी कि प्लेन कार्बन इस्पात पर आसानी से खरादन किया जा सकता है और इसमें आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, यानी कि वेल्डिंग भी इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे प्लेन कार्बन इस्पात के गुण, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेगा कि उष्मा सतह ईंटे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उष्मा सतह ईंटे, अभी मैंने बताया था कि भट्टी के अंदर इसको वहां पर यूज किया जाता है जहां पर तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, उष्मा सतह ईंटे। चलिए बात करते हैं। साधारण ईंटें जो हैं वो 200 डिग्री फैरेड तक के तापक्रम सहन करती हैं। साधारण ईंटें 200 डिग्री तक के तापक्रम को सहन करती हैं। अतः यदि और अधिक तापक्रम पर ईंटों का उपयोग करना हो तो वे साधारण मिट्टी की बजाय अग्निसह मृत्तिका की बनाई जाती हैं तथा उन्हें अग्निसह ईंटें कहते हैं। और याद रखिए, इन ईंटों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। जो उष्मा सतह ईंटें होती हैं उसमें 3 वर्ग होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उच्च गति वाले स्टील के गुण और लाभ बताइए, उपयोग बताइए। उच्च गति वाले यानी कि हाई स्पीड स्टील की बात हो रही है। हाई स्पीड स्टील के गुण और उसके उपयोग बताने हैं। तो देखिए, उच्च गति वाले स्टील यानी कि हाई स्पीड स्टील के विशेष गुण क्या क्या हैं? तो उच्च परिश्रम, उच्च कठोरता, उत्कृष्ट क्रूरता या फिर कठोरता और लाल कठोरता की उच्च अवधारणा इसके गुण हैं। एक है उच्च तीव्रता वाले स्टील में उष्मा के विरुद्ध प्रतिरोध होता है। और नेक्स्ट है, इस स्टील में क्या होता है कि उच्च संपीड़न सामर्थ्य तथा घिसावट के विरुद्ध प्रतिरोध अधिक होता है। अब उच्च गति यानी कि हाई स्पीड स्टील के उपयोग जान लेते हैं। तो उच्च गति स्टील का उपयोग धातुओं के काटने में किया जाता है और इस स्टील का उपयोग अधिक तापक्रम पर मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। उच्च गति वाले स्टील उपकरण वुड स्टर्निंग में उपयोग किया जाता है और ये सबसे अच्छा उच्च हाई यानी कि जिसे बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, उच्च गति वाले स्टील का उपयोग ही यहाँ पर सबसे अच्छा है। हाई स्पीड स्टील वाले जो स्टील होते हैं, हाई स्पीड स्टील, उच्च गति वाले स्टील, उनका उपयोग पेंचों और डाई में होता है। पेंचों और डाई में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीलिंग और सामान्यीकरण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है। एनीलिंग और सामान्यीकरण क्या है? देखिए, एनीलिंग जो है ऊष्मा उपचार की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसे लोहे और स्टील पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। शीतरूपण, कास्टिंग्स तथा वेल्डिंग के पश्चात धातु खंडों में असमान कूलिंग के कारण आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। अतः धातु खंडों को प्रयोग में लाने से पहले उनके आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना आवश्यक हो जाता है और इससे धातु मृदु हो जाती है और मशीनिंग करने में आसानी होती है। एनीलिंग संक्रिया क्या है? एनीलिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में निम्न कार्बन स्टील यानी कि जिसमें 0.83% से कम कार्बन होता है, उच्च क्रांतिक तापमान से यानी कि 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करते हैं। और फिर उच्च कार्बन स्टील जिसमें कार्बन 0.83 से अधिक होता है, उसको निम्न उच्च तापक्रम से 30 से 50 डिग्री तक गर्म करते हैं, 30 से 50 डिग्री ऊपर तक गर्म करते हैं और इस तापमान के आने पर धातु खंड को मिट्टी में छोड़ देते हैं और इस वांछित समय तक
इस वांछित समय तक धातु खंड को भट्टी में ही इसी तापक्रम पर रखते हैं, जिससे स्टील की आंतरिक संरचना में वांछित परिवर्तन हो जाते हैं और धातु खंड को मिट्टी में छोड़ देते हैं और भट्टी को क्या करते हैं, हम बुझा देते हैं। तो ये थे एनिलीकरण प्रोसेस, एनिलीकरण समक्रिया। अब हम कहते हैं कि एनिलीकरण की विभिन्न समक्रिया और भी अधिक जो समक्रिया होती हैं और इससे अलग, वो क्या है? एक तो होती है पूर्ण एनिलीकरण यानी कि फुल एनिलिंग। तो जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.83% से कम होती है, उस स्टील को क्रांतिक तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री ऊपर तक गर्म करना, इसी तापमान पर धातु खंड को भट्टी में वांछित समय तक छोड़ना, जिससे आंतरिक संरचना में पूर्ण रूप से रूपेण परिवर्तन हो सके और ऑस्टेनाइट बन जाता है। इसके बाद स्टील को क्या करते हैं? धीमी गति से ठंडा किया जाता है, जिससे ऑस्टेनाइट का रूपांतरण फ्लाइट में हो जाता है और इस प्रकार स्टील मृदु हो जाती है और आंतरिक प्रतिबल दूर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस एनिलीकरण। प्रोसेस एनिलिंग शीत रूपण के कारण स्टील के क्रिस्टल जालकों में विरूपण हो जाता है और इस क्रिया द्वारा निरूपण को कम किया जाता है तथा कठोरता भंगुरता को भी कम किया जा सकता है। इस समक्रिया में स्टील का निम्न क्रांतिक ताप से नीचे लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग की जाती है और इसी तापमान पर स्टील को 2 घंटे से 4 घंटे तक भट्टी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और इससे क्या होता है कि स्टील संरचना में पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाते हैं और इसके बाद धातु खंड को धीमी गति से क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है और इस प्रकार स्टील की संरचना में परिवर्तन होकर फ्लाइट बनता है। इस प्रकार स्टील मृदु हो जाती है और समक्रिया यानी कि प्रोसेस का उपयोग शीत रूपित धातु खंडों या वायर ड्राइंग हुए पॉइंट का ड्राइंग किए गए पॉइंट पर किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायर ड्राइंग हुए पॉइंट्स या फिर डीप ड्राइंग किए गए पॉइंट्स पर किया जाता है। वायर की ड्राइंग जहां पर ड्राइंग की गई है और डीप ड्राइंग जहां पर है, तो वहां पर इसका हम यूज करते हैं जो भी धातु खंड हमें एनिलिंगकरण के प्रोसेस से गुजारना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने देखिए, नेक्स्ट है गोलाकृत एनिलीकरण। गोलाकृत एनिलीकरण स्फेरोइडाइज एनिलिंग। तो चलिए गोलाकृत एनिलीकरण की बात करते हैं। स्फेरोइडाइज एनिलिंग, इस समक्रिया में गांठेदार सीमेंटाइट को गोलाकार संरचना में परिवर्तन किया जाता है। इस समक्रिया में साधारणतः उच्च कार्बन स्टील, जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, को 680 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न क्रांतिक ताप के बीच गर्म किया जाता है और इसी तापक्रम पर धातु खंड को भट्टी में गिराया जाता है, भट्टी में रखा जाता है। सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजिंग क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनिलिंगकरण के बारे में बात किया, अब सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यानी कि ऊष्मा उपचार का सरल एवं साधारण प्रक्रम है। इसका उपयोग सामान्यतः निम्न व मध्यम कार्बन इस्पात व मिश्र धातु इस्पात के रेशों को सुधारने, यानी कि उनका जो अनुपात है उनको सुधारने और आंतरिक प्रतिबलों को कम करने में तथा कुछ भौतिक गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत इस्पात को उसके ऊपरी क्रांतिक परिसर में 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करके तथा इस तापमान पर निर्धारित समय पर रोककर कमरे के तापमान पर वायु में ठंडा किया जाता है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं, इसका पर्पज क्या है। तो नंबर 1 है रेशों के साइज में सुधार करने के लिए, मशीनन योग्यता बढ़ाने के लिए, इस्पात की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, आंतरिक प्रतिबलों को कम करने के लिए, वेल्डन जोड़ों द्वारा बनी संरचनाओं के गुणों में सुधार करने के लिए, कुछ विशेष प्रकार के यांत्रिक व विद्युत गुणों को प्राप्त करने के लिए जो सामान्यीकरण है नॉर्मलाइजिंग, उसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेगा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट सामग्री की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट सामग्री की व्याख्या कीजिए। तो ये पदार्थ प्लास्टिक के होते हैं तथा निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक पदार्थ, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, थर्मोसेटिंग पदार्थ, थर्मोसेटिंग मटेरियल्स। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ
ये पदार्थ गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन पदार्थों की प्रत्यास्थता उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। इनका पिघलाव तापक्रम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इस श्रेणी में क्या आती है, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविंसियल क्लोराइड और नायलॉन या पॉलीइथाइलिन टेफ्लॉन आदि आते हैं। ये होता है थर्मोप्लास्टिक पदार्थ। अब थर्मोसेटिंग पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये पदार्थ वे पदार्थ हैं जो गर्म करने से पहले मुलायम तथा बाद में कठोर हो जाते हैं और इसके पश्चात यदि पुनः इनको दोबारा से गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं हो सकते। इस श्रेणी में क्या आती है, रबर के यौगिक आते हैं, पेपर, वार्निश चढ़ा कैब्रिक या फिर एस्बेस्टस आता है। क्या आता है, एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस बोल सकते हैं। एस्बेस्टस या फिर रबर के जो यौगिक होते हैं, पेपर होते हैं, वार्निश होते हैं, ये सभी थर्मोसेटिंग पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपकने के गुणों और अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। चिपकने के गुणों और अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। जो चिपकने के गुण हैं वो क्या है, कठोरता, सामान्य रूप से स्थिर, कम तनाव, कम संकोचन शक्ति, कंपन प्रभाव और प्रतिरोधी। तो देखिए ये होते हैं चिपकने के गुण। अब इनके अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग क्या है, लकड़ी के कार्यों में जुड़ाई यानी कि ज्वाइनिंग में प्रयोग करते हैं और फर्नीचर निर्माण के कार्यों में प्रयोग करते हैं, नाव निर्माण में प्रयोग करते हैं और चमड़े की ड्रेसिंग में और कागज के चिपकाने में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डाई सामग्री के लिए वांछित गुण क्या है। डाई सामग्री के लिए वांछित गुण क्या है, तो देखिए इसके जो गुण हैं, संक्षारण रोधी यानी कि नॉन कोरोसिव होता है, यह अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक होता है, झटकों को सहन करने वाला होता है और यह घिसावट के विरुद्ध अधिक प्रतिरोधी है। और बात करते हैं लास्ट इसके गुण की कि यह कठोर तथा भंगुर होता है। तो डाई सामग्री के वांछित गुण ये 5 याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर 1 नंबर पक्का दिया जाएगा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और आप इनको लिख करके आते हैं। प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। जो भी आपकी राय है वो एक टिप्पणी के रूप में आपको यहाँ पर देनी है। तो प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर के बारे में पहले जान लेते हैं। रबर एक महत्वशील इंजीनियरिंग मटेरियल है। यह एक लचकदार यानी कि फ्लेक्सिबल पदार्थ है और इसकी मुख्यतः 2 श्रेणी होती है। नंबर 1 प्राकृतिक रबर जिसको बोलते हैं नेचुरल रबर, और कृत्रिम रबर जिसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर, जिसके बारे में पूछा गया है प्राकृतिक और सिंथेटिक। प्राकृतिक रबर क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्राकृतिक रबर एक कार्बनिक पॉलीमर होता है जो रबर के पेड़ से उसके दूध जिसको बोलते हैं लैटेक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेटेक्स, उसमें पाया जाता है। तो इस लेटेक्स में कुछ अन्य पदार्थों को मिलाकर गर्म करने पर इस रबर में अन्य वांछित गुणों को प्राप्त किया जाता है। जैसे मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, कैटलिस्ट जैसे लाइम, मैग्नीशियम, लिथार्ज। एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर हैं जैसे कॉम्प्लेक्स, कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है, और शक्तिवर्धक एजेंट हैं यहाँ पर कार्बन ब्लैक और जिंक ऑक्साइड। प्लास्टिसाइजर्स, स्टायरिंग एसिड, वनस्पति तेल, सल्फर। इन उपरोक्त पदार्थों के मिलाने से प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है जो 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी, क्लोरीनेटेड रबर हाइड्रोक्लोराइड और चक्रीकृत रबर। अब इन रबर के उपयोग भी जान लेते हैं। देखिए इस प्रकार के क्लोरीनेटेड रबर का उपयोग कहां पर होता है, बंधक पदार्थों को बनाने तथा सुरक्षात्मक कोटिंग बनाने में किया जाता है। बहुमूल्य उपकरणों की पैकिंग के लिए हम हाइड्रोक्लोराइड रबर का प्रयोग किया जाता है। अब चक्रीकृत रबर का प्रयोग पैराफिन मोम की सहायता से पेपर्स के उत्पादन में किया जाता है। कृत्रिम रबर के बारे में बात करें, ये तो हुआ प्राकृतिक रबर के बारे में। कृत्रिम रबर यानी कि यह प्राकृतिक रबर की तुलना में अच्छे गुण वाली होती है और इसका उत्पादन कोलतार, पेट्रोलियम कोक, लाइम स्टोन, प्राकृतिक गैस, अल्कोहल, अमोनिया, साल्ट एवं सल्फर आदि से किया जाता है। तो कृत्रिम रबर के बारे में याद रखिएगा, जो भी इसके उत्पादन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायोमटेरियल्स क्या है, बायोमटेरियल्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमटेरियल्स क्या है, मानव शरीर में जो भाग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं उनके स्थान पर बायोमटेरियल्स से निर्मित कंपोनेंट्स में
बदल दिया जाता है, यानी कि जो भी पार्ट्स मानव शरीर के बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको बायोमटेरियल्स के निर्मित कंपोनेंट से बदल दिया जाता है। अतः इन मटेरियल्स को टॉक्सिक नहीं होना चाहिए तथा बॉडी टिश्यूज के साथ किसी प्रकार की विपरीत बायोलॉजिकल प्रभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एक बायोमेट्रिक कोई वह पदार्थ है जिसमें यानी कि जिसे एक चिकित्सा उद्देश्य के लिए जैविक प्रणालियों के साथ क्रिया करने के लिए इंजीनियरिंग यानी कि डिजाइन किया गया है। चलिए इनके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त प्रतिस्थापन में, हड्डी की प्लेटों में, नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए इंट्राओकुलर लेंस में, अस्थि सीमेंट और दांत निर्धारण के लिए दंत प्रत्यारोपण, रक्त वाहिका कृत्रिम अंग के लिए, दवा वितरण के लिए और स्थायी सामग्री आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है बायोमटेरियल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कई बार क्वेश्चन ये परीक्षा में आ चुका है, जो है किसी भी गैर विनाशकारी परीक्षण की व्याख्या कीजिए। किसी भी गैर विनाशकारी परीक्षण की व्याख्या कीजिए। तो गैर विनाशकारी परीक्षण जिसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बताया गया है कि यद्यपि अविनाशकारी परीक्षणों से पदार्थ के यांत्रिक गुणों का सीधा मापन संभव नहीं होता, फिर भी इन परीक्षणों से पदार्थ के अवयवों में निहित दोषों को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोषों से नियुक्त अवयवों या भागों को प्रयोग में लाया जाए तो मशीन की कार्य क्षमता कम प्राप्त होगी। अतः पदार्थ से बने मशीन अवयवों पर इन परीक्षणों को किया जाना आवश्यक होता है, जिससे अवयवों की विश्वसनीयता यानी कि जिसको बोलते हैं रिलेबिलिटी, सुरक्षा बनी रहती है और उसकी लागत आदि पर व्यय व्यर्थ नहीं होता, फालतू खर्च नहीं होता। अविनाशकारी परीक्षणों के लिए निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। वह कौन कौन सी विधियां हैं आइए जानते हैं। एक्स किरण रेडियोग्राफी, गामा किरण रेडियोग्राफी, चुंबकीय कण निरीक्षण, अल्ट्रासोनिक परीक्षण, विद्युतीय विधि और डैम्पिंग परीक्षण। ये सभी अविनाशकारी परीक्षणों के लिए विधियां अपनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्सरे किरण रेडियोग्राफी। इनके बारे में एक एक के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। चलिए जानते हैं एक्सरे रेडियोग्राफी क्या है। रेडियोग्राफी तकनीक के द्वारा जिस पार्ट्स का परीक्षण किया जाता है उस पर शॉर्ट तरंगे, शॉर्ट वेवलेंथ वाली एक्स किरणों को गुजारा जाता है। एक्स किरणें जो हैं एक स्रोत से उत्पन्न हो जाती हैं, एक स्रोत से उत्पन्न की जाती है। जो भी स्रोत है उससे एक्स किरणें निकलेंगी और रेडियोग्राफी तकनीक के द्वारा जो भी पार्ट परीक्षण करना है उस पर शॉर्ट तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणें हम गुजारते हैं, जैसे एक्सरे ट्यूब या कोबाल्ट CO। सामान्य वेल्डमेंट में या कास्टिंग उत्पन्न दोष जैसे ब्लो छिद्र, दरारें, सिकुड़न, गड्ढे तथा धातु में स्लैग का मिलना आदि का पता इससे लगाया जाता है। पावर प्लांटों में प्रयुक्त परमाणु रिएक्टर्स, केमिकल प्लांटों के रिएक्टर्स, दाब वेसल्स या फिर ऑयल साफ करने वाले उपकरणों आदि में ये दोष अपना विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इन सभी अवयवों को भारी दाब एवं तापक्रम को सहन करना होता है तथा यदि इस प्रकार का कोई दोष इन इक्विपमेंट में रह जाता है तो कभी भी भीषण विस्फोट हो सकती है। ठीक है, कभी भी भीषण विस्फोट हो सकता है। अतः प्रयोग में लाने से पहले इन दोषों का परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है, वरना दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स किरण रेडियोग्राफी परीक्षण करते समय परीक्षण किए जाने वाले पार्ट पर एक्स किरणों के पुंज को गुजारा जाता है और पार्ट के संपर्क में एक एक्सरे फिल्म को एक्स किरणों के पुंज की दिशा में लंबवत रखा जाता है, क्योंकि बिलो छिद्र संग्रहता, दरारें आदि दोषों के युक्त पार्ट में जिस स्थान पर ये दोष होते हैं वहां धातु का घनत्व कम होता है। अतः एक्स किरणें जब इस कम घनत्व वाले स्थान से गुजरती हैं तो उनके मार्ग में अवरोध कम होता है और एक्सरे फिल्म पर ये किरणें जब गिरती हैं तो वहां काले स्पॉट्स बना देती हैं। अतः एक्सरे फिल्म जिसे एक्सपोज्ड किया गया है, एक्सरे फिल्म जिसे एक्सपोज्ड किया गया है
उसे विकसित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स रे यहाँ से इससे गुजारे जा रही हैं और ये रेडियोग्राफ शुद्ध कास्टिंग यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो देखिए एक्स रे बिलो छिद्र से अगर गुजरती हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाई देता है, और एक्स रे में देखिए सारंध्रता का इस तरीके का इमेज हमें प्राप्त होता है। चलिए, तो अगर हमारे पास सही मटेरियल है तो रेडियोग्राफ शुद्ध कास्टिंग इस तरीके से दिखाई देगा, अगर बिलो छिद्र है तो रेडियोग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर सारंध्रता है तो रेडियोग्राफ सारंध्रता युक्त इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारे पास चित्र दिए गए हैं तो स्वस्थ कास्टिंग यानी कि साउंड कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं, और छिद्र युक्त कास्टिंग, सारंध्रता युक्त कास्टिंग में रेडियोग्राफ दिखाए गए हैं, जो भी चित्र हमने दिखाए गए। अब देखिए गामा किरण रेडियोग्राफी, गामा रेज रेडियोग्राफी, यह एक्सरे रेडियोग्राफी के समान ही परीक्षण है। गामा किरणें भी एक्स किरणों की भांति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विवरण है, परंतु इनकी तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की अपेक्षा छोटी होती है, अतः अधिक भेदनशील होती हैं, और इन परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण साधारण होता है तथा एक्सरे उपकरण से कम कीमत का होता है। इन किरणों का उत्पादन कोबाल्ट स्रोत से किया जाता है, अतः बिलो छिद्र युक्त सारंध्रता वाले पॉइंट्स, दरारों युक्त पार्ट्स आदि का परीक्षण करते समय इन पार्ट्स पर गामा किरणों को गुजारा जाता है और जिससे रेडियोग्राफ प्राप्त किए जाते हैं, और एक्स किरण रेडियोग्राफी की भांति इन दोषों को ज्ञात किया जाता है। इन परीक्षण द्वारा अधिक मोटे पार्ट्स का भी परीक्षण किया जाता है। तो अधिक मोटे पार्ट्स का परीक्षण करने के लिए गामा किरणों रेडियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जस्ता के गुण, जस्ता जो होता है जस्ता, उसके गुण और उसके उपयोग बताने हैं, और इसके अलावा तथा उसके इस्तेमाल भी बताने हैं। तो चलिए जानते हैं जस्ते के गुण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जस्ता के गुण क्या क्या है? भौतिक गुण पहले जान लेते हैं। भौतिक गुण में आता है रंग नीलेपन के साथ सफेद होता है। गलनांक इसका 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उष्मा चालकता गुणांक जो होता है इसका 1.14 किलो जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यांत्रिक गुणों की बात करें तो संक्षारण प्रतिरोधी यानी कि कोरोजन का प्रतिरोध करता है, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, और तन्यता एवं आघातवर्धनीयता इसमें पाई जाती है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो धातुओं के संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। सूक्ष्म सेल के में इसका प्रयोग होता है, दवाइयों में, पेंट बनाने में और मिश्र धातु में, और डाई कास्टिंग बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जस्ते के अलॉय एवं उनके उपयोग। जस्ते के अलॉय यानी कि तांबा, तार, हीट एक्सचेंजर, बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। पीतल, प्रोपेलर शाफ्ट, पंप, इम्पेलर बनाने में इसका प्रयोग होता है। मुंज मेंटल कंडेंसर की ट्यूब बनाने में जस्ते के अलॉय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विभिन्न दशाओं में विरूपण विन्यास को समझाइए। विभिन्न दशाओं में विरूपण विन्यास को समझाइए और उदाहरण भी दीजिए। चलिए जानते हैं विरूपण क्या होता है। किसी पिंड पर बल लगाने पर उसकी विमाओं में आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विरूपण कहते हैं। और विरूपण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ विरूपण क्या होता है और प्रत्यास्थ विरूपण क्या होता है? प्रत्यास्थ विरूपण और अप्रत्यास्थ विरूपण। और याद रखिए अप्रत्यास्थ विरूपण को स्थायी विरूपण भी कहते हैं। तो जान लेते हैं पहले प्रत्यास्थ विरूपण के बारे में। तो किसी पिंड में आने वाला वह विरूपण जो बल हटा लेने पर समाप्त हो जाता है, अर्थात पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है, जैसे स्प्रिंग का बढ़ना आदि। अप्रत्यास्थ विरूपण किसी पिंड में आने वाला वह विरूपण जो बल हटाने पर भी समाप्त नहीं होता, अप्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है, जैसे गीली मिट्टी में होने वाला विरूपण अप्रत्यास्थ विरूपण का एक उदाहरण है। पिंड पर कार्य करने वाले बलों की प्रकृति के आधार पर विरूपण निम्न दिशाओं में उत्पन्न होता है। देखिए कौन कौन से, एक तो होता है तनाव स्थिति। पिंड पर तनाव बल लगने के कारण उसमें होने वाला परिवर्तन जैसे बिजली के तारों में खिंचाव के कारण होने वाला विरूपण। संपीड़न स्थिति, पिंड का संपीड़न बल लगने के कारण उसमें होने वाला परिवर्तन, जैसे किसी पदार्थ को दबाकर टूटना, है ना, दबाकर तोड़ना, है ना। कोई पदार्थ है वो आपके पैर के नीचे दब गया और वह टूट गया, तो यह क्या है? संपीड़न स्थिति है। मरोड़ की स्थिति,
किसी पिंड पर लगने वाले मरोड़ वालों के आधार पर, मरोड़ बलों, ठीक है, मरोड़ बलों के आधार पर उसमें होने वाला विरूपण, जैसे शाफ्ट का विरूपण, यानी कि कोई आपकी इंजन शाफ्ट है वह घूम रही है और वह क्या होती है, मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मरोड़ की स्थिति। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है एडहेसिव से क्या आप अभिप्राय है, एडहेसिव से आप क्या जानते हैं, एडहेसिव से आपका क्या अभिप्राय है और इसे कैसे बनाया जाता है, इसके औद्योगिक उपयोग भी लिखिए। तो देखिए एडहेसिव क्या होते हैं, वे पदार्थ एडहेसिव होते हैं जो एक समान या असमान पदार्थों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और इनमें मुख्य रूप से गोंद है, सीमेंट है, ग्लू है, पेस्ट आदि होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, प्राकृतिक आसंजक, कृत्रिम आसंजक और पूर्व सिंथेटिक आसंजक। फ्रेंड्स आसंजक को ही एडहेसिव कहते हैं। एडहेसिव इंग्लिश में आसंजक होता है, ठीक है, आसंजक का इंग्लिश एडहेसिव है और एडहेसिव का हिंदी आसंजक है। तो आसंजक और एडहेसिव आपकी परीक्षा में कभी भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा हमको क्या लिखना है, तो एडहेसिव और आसंजक। चलिए नेक्स्ट है कृत्रिम आसंजकों को बनाने के लिए प्राकृतिक आसंजकों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा संशोधित करके तथा उनमें कुछ और तत्व मिलाए जाते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए उपयोग क्या क्या है, ऑटोमोबाइल और वायुयान निर्माण के चादरों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण के कार्य में के लिए होता है, कागज प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है और कुक बाइंडिंग कार्य में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस्पात की कठोरण योग्यता को समझाइए। इस्पात की कठोरण योग्यता को समझाइए, एनिलन प्रक्रम को समझाइए तथा इसके उद्देश्य से बताइए। तो कठोरण योग्यता को सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए कठोरण एक महत्वपूर्ण समक्रिया है। कठोरण से स्टील में कठोरता आती है और साधारण सभी कटिंग टूल्स का कठोरण एवं पायनीकरण किया जाता है। इस समक्रिया में जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.83% से कम होती है उसे उच्च क्रांतिक ताप से 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म किया जाता है और इसके बाद धातु खंड को भट्टी में इसी तापक्रम पर एक निश्चित समय के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात धातु खंड को भट्टी से निकालकर पानी, तेल, ब्राइन घोल में बुझाया जाता है और धातु कठोर हो जाती है। इसी प्रकार जिन स्टील्स में कार्बन की मात्रा 0.83% से अधिक होती है उन्हें निम्न क्रांतिक तापमान पर क्या किया जाता है, जैसे एक तापमान होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर गर्म करते हैं और शेष क्रिया उपरोक्त अनुसार पूर्ण की जाती है। इससे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो इनके उद्देश्य कौन कौन से हैं ये जानते हैं। इस्पात को कठोर करके क्षय रोधी बनाना, इस्पात को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाना। एनिलन क्या है, एनिलीकरण, यानी कि एनिलन यह ऊष्मा उपचार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमने पीछे अभी एनिलीकरण को संक्षेप में समझाया था, अब जान लेते हैं इसके उद्देश्य भी। इसे लोहे और स्टील पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। शीतरूपण, कास्टिंग्स, वेल्डिंग के पश्चात धातु खंडों में असमान कूलिंग के कारण आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। अतः धातु खंडों का प्रयोग में लाने से पहले उनके आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना आवश्यक होता है और इससे धातु मृदु हो जाती है और मशीनिंग करने में आसानी होती है। अब जान लेते हैं एनिलीकरण के उद्देश्य। एनिलीकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो देखिए धातु को आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त करना, धातु के भीतर दबी गैसों को निकालना, वायु की स्थायी सूक्ष्म संरचना प्राप्त करना, विद्युत तथा चुंबकीय गुणों में सुधार करना और धातु की कठोरता को कम करना एनिलिन प्रोसेस का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट आपसे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टिक का वर्गीकरण कीजिए। प्लास्टिक का वर्गीकरण कीजिए और उदाहरण सहित थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेट प्लास्टिक में अंतर बताइए। तो थर्मोसेट और प्लास्टिक के बारे में हमने अभी बताया था, एक बार फिर देख लीजिएगा डिटेल में। और अब हम इनके प्रयोग और ट्रेड नाम भी बताने वाले हैं। तो देखिए प्लास्टिक का वर्गीकरण, सबसे पहले ये कार्बन के बहुलक होते हैं और इनका वर्गीकरण निम्नलिखित 2 वर्गों में होता है। कौन कौन से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। तो देखिए थर्मोसेटिंग में थर्मोसेट प्लास्टिक में अंतर फिर से जान लीजिएगा। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं, यानी कि ये पदार्थ गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन पदार्थों की प्रत्यास्थता उत्कृष्ट श्रेणी की होती है और इनका पिघलाव तापक्रम मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इस श्रेणी में पॉलीस्टेरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन, टेफ्लॉन आदि आते हैं। थर्मोसेटिंग पदार्थ के बारे में, ये प्लास्टिक पदार्थ जो गर्म करने से मुलायम तो हो जाते हैं और बाद में कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए, पुनः
गर्म किया जाए तो मुलायम नहीं होते। इस श्रेणी में रबर के यौगिक आते हैं, पेपर आते हैं, वार्निश चढ़ा कैब्रिक्स आता है और एस्बेस्टस आदि आते हैं। अब इनके प्लास्टिक के प्रयोग जान लेते हैं। प्लास्टिक के प्रयोग यानी कि प्लास्टिक के निम्नलिखित उपयोग कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र में जैसे बिजली के तारों का आवरण करने में, ठीक है, विद्युत जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक होता है वह क्या होता है? एक थर्मोप्लास्टिक पदार्थ होता है, थर्मोप्लास्टिक पदार्थ होता है। प्रशीतन एवं वातानुकूलन में, भवन निर्माण के कार्य में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग में और घरेलू उत्पादों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न उच्च संवेदनशील तापक्रम से क्या अभिप्राय है? जब किसी धातु का ऊष्मा उपचार किया जाता है तो क्या होता है, समझाइए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्रांतिक तापक्रम, सबसे पहले क्रांतिक तापक्रम किसी पदार्थ का वह अधिकतम तापमान जिस पर उसकी द्रव अवस्था में बने रहने की संभावना होती है, क्रांतिक तापमान कहते हैं। ठीक है, निम्न क्रांतिक तापमान कौन सा होता है? किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पर उसकी आंतरिक संरचना यानी कि एक ही अवस्था में परिवर्तन होने लगे, निम्न क्रांतिक तापमान कहलाता है। उच्च क्रांतिक तापमान, उच्च क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिस पर पदार्थ गैस अवस्था में बदलने लगे। जब किसी धातु का ऊष्मा उपचार किया जाता है तो जो प्रभाव पड़ता है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले हमने जाना क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप में हमने बताया कि क्रांतिक ताप जो है वह अधिकतम ताप है जिस पर द्रव अवस्था में कोई पदार्थ जो है बना रहता है। ठीक है, और निम्न क्रांतिक ताप वह है जो एक ही अवस्था में परिवर्तन होना स्टार्ट कर देता है, और उच्च क्रांतिक अवस्था वो होती है जो गैसेस फॉर्म में बदलने लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऊष्मा उपचार के निम्नलिखित प्रभाव की। तो धातु की मशीनन योग्यता सुधर जाती है, धातु के यांत्रिक गुणों में सुधार हो जाता है, धातु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल समाप्त हो जाते हैं, धातु के कणों का आकार बदल जाता है और धातु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। किससे? उच्च संवेदनशील तापक्रम से। ठीक है, और इसका ऊष्मा उपचार जो किया जाता है उसके बारे में हमने आपको ये निम्नलिखित प्रभाव बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलोग्राफी की परिभाषा दीजिए और क्रिस्टल संरचना में स्पेस लैटिस के उदाहरण सहित समझाइए। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की क्रिस्टलों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात क्रिस्टलोग्राफी एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें ठोसों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। स्पेशलिटीज क्या होते हैं? अणुओं का एक त्रिविमीय जाल जो क्रिस्टल संरचना को एक इकाई होता है। संपूर्ण क्रिस्टल इन्हीं सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों से निर्मित होता है। ये इकाइयां कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार अणुओं के रासायनिक व भौतिक गुणों जैसे नियंत्रित होकर परस्पर जुड़ी रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ढलवा लोहा क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है और उद्योग में इसके उपयोग बताइए। तो ढलवा लोहा, जिन लोहे यानी जो लोहे होते हैं वह पदार्थ में कार्बन की मात्रा, जिन लोह पदार्थों में कार्बन की मात्रा 2 से 6% के बीच होती है उसे हम ढलवा लोहा कहते हैं। परंतु वास्तविक तौर पर कार्बन प्रतिशत की मात्रा 2 से 4% के बीच होती है और इसका उपयोग विभिन्न आकार के ढलाइयां बनाने में होता है। ढलवा लोहे का उत्पादन कैसे होता है? ढलवा लोहे के उत्पादन का प्रवाह आरेख जो आपको दिखाया गया है, कच्चा लोहा प्लस ईंधन यानी कि कोयला प्लस गालक चूना पत्थर, और इसे जो है कुपोला भट्टी से गुजारा जाता है, वायु का गर्म झोंका आता है और ढलवा लोहा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें ढलवा लोहे के उपयोग क्या हैं? तो औद्योगिक उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसके ढलाई प्रक्रिया द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री बनाई जाती है। इससे स्तंभ, ब्रैकेट, मशीनों के आधार, गाड़ियों के पहिए, बड़े बड़े पाइप आदि बनाए जाते हैं। तो ये था ढलवा लोहे के उपयोग। बात करते हैं मटेरियल के अनुप्रयोगों और जरूरतों के बारे में। मटेरियल के अनुप्रयोग और जरूरतों के बारे में हमको बताना है। तो देखिए, अनेक इंजीनियरिंग मटेरियल का उपयोग प्रचलित है। हमने ये आपको करा दिया है, फिर से देख लीजिएगा। मटेरियल का उपयोग हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि बनाने में किया जाता है और उनकी संरचना बहुत हल्के पदार्थों जैसे एल्यूमिनियम, अलॉय और कंपोजिट पदार्थों से बने होते हैं। इस प्रकार धमन भट्टी की संरचना में अग्नि सह पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो अधिक तापक्रम सहन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उष्मा अवरोधों यानी कि इंसुलेटर्स को फेरोइलेक्ट्रिक पदार्थों जैसे बेरियम, टाइटेनेट, BOTiO3 क्रायोजेनिक इंजनों का निर्माण करने में किया जाता है। भाप टरबाइन के ब्लेडों का निर्माण निकेल अलॉय स्टील से किया जाता है और मटेरियल का उपयोग अग्नि सेवाओं यानी कि हम बोलते हैं फायर फाइटिंग में भी किया जाता है। और मटेरियल से बने पंप तथा वाल्वों का उपयोग गाढ़े घोलों के डिस्चार्ज तथा ट्यूबवेल में किया जाता है, यानी कि ट्यूबवेल जो होते हैं, जो गांव में ट्यूबवेल होते हैं उन पर किया जाता है। मटेरियल उपयोग का फर्नीचर उत्पादन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है।
मटेरियल का उपयोग पेंट में रंग पैदा करने तथा धातुओं का संचरण प्रभाव से बचाने के कोटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, उन पर कोटिंग की जाती है जिससे कि उनमें जंग न लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। सामग्री का वर्गीकरण भी शायद हमने बता दिया है आपको, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। चलिए देख लेते हैं। वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न प्रकार किया जाता है, जैसे सामान्य वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, औद्योगिक वर्गीकरण और निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण क्या होता है? धात्विक पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, पीतल, इस्पात आदि। आध्यात्मिक होता है जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी आदि। औद्योगिक वर्गीकरण में हल्की धातुएं, बेरिंग अलॉय, मिश्र कारक धातुएं और तांबा तथा उसकी मिश्र धातुएं, लोह तथा इस्पात और सह पदार्थ होते हैं। उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? निम्न और उच्च ताप धातुएं, घिसावरोधी धातुएं, संचारण एवं ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं, उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं और कमानी धातुएं होती हैं। निर्माण प्रक्रम के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो ढलाई लोहे धातुएं और मशीन की योग्य धातुएं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है असफल विन्यास के बारे में। असफल विन्यास के बारे में हमने आपको बता दिया था। और आगे है संक्षिप्त में पदार्थों के परीक्षण का वर्णन कीजिए। देखिए ये कर लेते हैं, संक्षिप्त में पदार्थों के परीक्षण का जो वर्णन है वो भी हमने आपको करा दिया है। ठीक है, हाँ ये सभी हमने आपको करा दिया है। चुंबकीय कण निरीक्षण भी आपको करा दिया है, गामा रेडियोग्राफी था। हाँ, चुंबकीय कण परीक्षण देख लीजिएगा। इस परीक्षण में मैग्नाफ्लक्स, इस परीक्षण में मैग्नाफ्लक्स देखिए ये कौन सा है? ये है जो हमने आपको कराया था क्वेश्चन कि असंक्षिप्त में पदार्थों के परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो पदार्थों का परीक्षण में अविनाशकारी और विनाशकारी था। अविनाशकारी में एक्सरे, गामा, चुंबकीय कण और अल्ट्रासोनिक विद्युतीय विधि और डैम्पिंग। तो इनमें से हमने एक्सरे किरण रेडियोग्राफी टेस्ट करा दिया था, गामा किरण रेडियोग्राफी टेस्ट करा दिया था। अब देख लेते हैं चुंबकीय कण निरीक्षण, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो इस परीक्षण में मैग्नाफ्लक्स का उपयोग किया जाता है। और इस टेस्ट में पार्ट्स में जब ब्लो, छिद्र, दरारें आदि होती हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इन दरारों आदि से गुजर नहीं सकती तथा उनकी दिशा में डिस्टॉर्शन पैदा होता है। जब पार्ट्स में कोई दोष नहीं होता तो चुंबकीय बल रेखाएं सीधी तथा समान प्राप्त होती हैं। यदि दोष सतह पर होते हैं या सतह के काफी पास होते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं एक ध्रुवों का जोड़ा सतह पर स्थापित करती हैं। इस प्रकार बारीक चुंबकीय कण इसकी ओर खींचे चले आते हैं और दोष के स्थान पर स्पष्ट रूप से जमा हो जाते हैं। यह स्थान दोष को व्यक्त करता है। तो चलिए आगे है विनाशकारी टेस्ट। विनाशकारी टेस्ट में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि तनन टेस्ट, कठोरता टेस्ट, समघात टेस्ट और थकान टेस्ट और मरोड़ टेस्ट। कठोरता को कहते हैं हार्डनेस, समघात इम्पैक्ट, थकान फटीग और मरोड़ को कहते हैं टॉर्जन। तो कठोरता टेस्ट क्या है इसके बारे में जान लीजिए। कठोरता टेस्ट यानी कि हार्डनेस टेस्ट, यह एक अविनाशकारी टेस्ट है तथा पदार्थ की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। अतः उद्योगों में धातुओं तथा उनके उत्पादों का गुण नियंत्रण किया जाता है। कठोरता ज्ञात करने के लिए निम्न टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? ब्रेनेल कठोरता टेस्ट, रॉकवेल कठोरता टेस्ट, विकर कठोरता टेस्ट। इन तीनों टेस्टों में विभिन्न आकृतियों के दंतुर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रेनेल कठोरता टेस्ट, रॉकवेल कठोरता टेस्ट, विकर कठोरता टेस्ट जो है। तो देखिए ब्रेनेल कठोरता टेस्ट यानी कि ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट, इस टेस्ट में 10 मिलीमीटर व्यास की कठोरता स्टील बॉल को स्पेसिमेन की सतह पर रखकर उस पर धीरे धीरे भार बढ़ाया जाता है जिससे स्पेसिमेन की सतह पर बॉल का इंप्रेशन बन जाता है। इस इंप्रेशन का व्यास ज्ञात कर लिया जाता है और इस परीक्षण में लोहे अलाव तथा अन्य कठोर अलाव का टेस्ट करने के लिए 300 ग्राम का भार लगाते हैं तथा इस प्रकार ब्रेनेल कठोरता नंबर निम्न सूत्र प्राप्त होता है। क्या होता है? BHN मतलब ब्रेनेल हार्डनेस नंबर, भार अपॉन इंप्रेशन का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं 2p अपॉन लैम्डा d माइनस रूट d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो यहाँ पर p जो है वो लगाया गया भार है किलोग्राम में, d जो है कैपिटल D वो कठोर स्टील बॉल का प्रारंभिक व्यास है mm में और d स्मॉल जो है वो है इंप्रेशन का व्यास मिलीमीटर में। ठीक है, चलिए रॉकवेल कठोरता टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में क्या है कि इस टेस्ट में दंतुर यानी कि इंडेंटर शंकु आकृति का होता है तो कठोरतम होता है, जो क्या होता है कठोरतम होता है। और इस टेस्ट में धातु सतह पर इंडेंटर रखने का प्रथम बार 10 किलोग्राम का लोड लगाते हैं। इससे धातु सतह पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नग्न हो जाता है यानी कि नगण्य हो जाता है। फिर अंतिम अधिकतम भार लगाकर इंडेंटर को धातु सतह पर प्रेस करते हैं जिससे उसका इंप्रेशन धातु सतह पर बन जाए। इस प्रकार इंडेंटर की भेदन गहराई T ज्ञात कर ली जाती है। तो देखिए HRA जिसको हम बोलते हैं रॉकवेल हार्डनेस और ऑन स्केल A।
HRA रॉकवेल हार्डनेस ऑन स्केल B, HRA रॉकवेल हार्डनेस ऑन स्केल C। तो HRA 100 माइनस टी अपॉन 0.002, HRB 130 माइनस टी अपॉन 0.002, HRB इक्वल टू 100 माइनस टी अपॉन 0.002 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसकी रीडिंग याद रखिएगा, बस इतना ही काफी है। मरोड़ टेस्ट यानी कि टॉर्जन टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इस टेस्ट में एक वृत्ताकार काट का ठोस साफ्ट तथा खोखली बेलनाकार ट्यूब स्पेसिमेन की सतह पर प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट में स्पेसिमेन की मरोड़ टेस्टिंग मशीन में एक सिरे पर पकड़ा जाता है और स्पेसिमेन दूसरे सिरे पर बलयुग्म टी, जो बलयुग्म है टी लगाया जाता है और स्पेसिमेन में मरोड़ उत्पन्न कराता है, यानी कि उसको ऐंठा जाता है, जो भी हमारे पास रॉड है उसको ऐंठा जाता है मटेरियल को। तो इस प्रकार बलयुग्म का मान धीरे धीरे बढ़ाकर मरोड़ कोण थीटा का मान निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन इक्वेशन, T अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, या हम सिग्मा अपॉन आर भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर T क्या है बलयुग्म है, G क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एफएस क्या है कर्तन सामर्थ्य, जिसको हम टॉ भी बोलते हैं या फिर सिग्मा से बोलते हैं। ठीक है, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां पर है शाफ्ट की लंबाई, और आर है शाफ्ट का अर्धव्यास। ठीक है, बात करते हैं थकान टेस्ट यानी फटीग टेस्ट की। तो जब किसी पदार्थ के अवयव पर लगातार धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रतिबल कार्य करते हैं तो लगातार प्रतिबलों के कारण कुछ समय बाद धातु थक जाती है, यानी कि धातु जो है, धातु में फटीग बन जाता है। तो धातु के अवयव के ऊपरी सतह पर दरारें तथा आंतरिक दरारें पैदा होने लगती हैं, जो बाद में और चौड़ी हो जाती हैं, बाद में जो है और चौड़ी हो जाती है जैसे जैसे लोड बढ़ा जाता है। तो इस प्रकार धातु असफल हो जाती है, टूट जाती है, यानी कि फ्रैक्चर हो जाती है। इस प्रकार धातु जिस प्रतिबल को बिना असफल हुए सहन कर लेती है तो वह उसकी क्या कहलाती है, फटीग सीमा कहलाती है। एल्यूमिनियम अलॉय का संक्षिप्त वर्णन करें। एल्यूमिनियम अलॉय का संक्षिप्त वर्णन कैसे करें, देखिए, एल्यूमिनियम अलॉय धातु, एल्यूमिनियम अलॉय धातु यानी कि एल्यूमिनियम अलॉयज शुद्ध एल्यूमिनियम में जो अन्य धातुएं मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती हैं वे हैं कॉपर, सिलिकॉन, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम तथा निकिल। इनके मिश्रित करने से एल्यूमिनियम की तनन सामर्थ्य तथा कठोरता बढ़ जाती है। बात करते हैं, देखिए, कॉपर जो है वो कठोरता उत्पन्न करने के लिए एक मुख्य धातु है। यदि कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय में मैग्नीशियम की अल्प मात्रा मिला दी जाए तो इसकी कठोरता और बढ़ जाती है तथा उष्मा उपचार के पश्चात सामर्थ्य और बढ़ जाती है। कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय में मैग्नीज तथा निकिल की अन्य मात्राएं मिलाने से सामर्थ्य और बढ़ जाती है। और मुख्य एल्यूमिनियम अलॉय निम्न है, कौन कौन से, ड्यूरालुमीन संरचना कैसी होती है, एल्यूमिनियम 94%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम और Mn और Si या Fe प्रत्येक का कितना होता है, 0.5% होता है। प्रॉपर्टीज, इसकी ढलाई, फोर्जिंग तथा स्टैंपिंग की जा सकती है। इसकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, इसकी उच्च विद्युत चालकता होती है और वायुमंडलीय तापक्रम पर यह एकदम कठोर की जा सकती है। और पिघलती धातु के ठोस होने के पश्चात इसे बुझाने पर धातु में मृदुता बनी रहती है तथा इस पर आसानी से मशीनन क्रिया भी की जा सकती है। इसका विशिष्ट गुण 2.8 है, विशिष्ट गुरुत्व 2.8 है तथा विशिष्ट उष्मा 0.214 है। इसको याद रखिए कि जो हमारे पास ड्यूरालुमीन है इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना है, 2.8 है, और जो विशिष्ट उष्मा है वो कितनी है, 0.214 है, और इसका गलनांक कितना है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी कठोरता 60 BHN है, और यह क्या है, जब एनिलिंग किया जाता है तब की है। उपयोग में की बात करने तो उपयोग में इसका अधिकतम उपयोग शीट, ट्यूब, फोर्जिंग, रिवेट, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत केबल्स बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग वायुयानों तथा इसी प्रकार के दूसरी मशीनों में किया जाता है जहां धातु का हल्कापन एक मुख्य पहलू होता है। इस धातु का उपयोग सर्जिकल तथा ऑर्थोपेडिक कार्यों जैसे सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक वर्क में किया जाता है। इसका उपयोग अचुंबकीय पार्ट्स तथा अन्य यंत्रों में के निर्माण में किया जाता है। वाई अलॉय में संरचना Al 92.5%, Cu 4%, Ni यानी कि निकेल 2% और मैग्नीशियम होता है 1.5%। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाई अलॉय की प्रॉपर्टी होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सामर्थ्य एल्यूमिनियम से अधिक होती है।
उच्च तापक्रम पर इसकी सामर्थ्य तथा कठोरता बनी रहती है। इसकी आसानी से ढलाई की जा सकती है तथा इस पर गर्म अवस्था में कार्य किया जा सकता है। और इसकी उष्मा उपचार तापक्रम रेंज कितनी होती है? 500 से 520 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उपयोग की बात करें तो इसका अधिकतम उपयोग अंतर्दहन इंजनों के सिलेंडर, शीर्ष पिस्टन तथा क्रैंक केस बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग कौन सा? डाई कास्टिंग, पंप रोड, स्पार्किंग चीजल में किया जाता है। ये बात कर लेते हैं कि हिंडेलियम। हिंडेलियम क्या है? इसकी संरचना जो होती है यह एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमियम तथा सिलिकॉन आदि का अलॉय है। इसका उत्पादन हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट, जिला मिर्जापुर, यूपी द्वारा किया जाता है। इस अलॉय का यह एक ट्रेड नाम है। यह क्या है? एक ट्रेड नाम है। तो देखिए, 16 गेज में रोलिंग द्वारा शीट उत्पादन में प्रयोग आता है, जिसका रोलिंग के पश्चात अनिलीकरण किया जाता है और इसके रसोई बर्तन तैयार किए जाते हैं। रसोई बर्तन तैयार किए जाते हैं हिंडेलियम के। प्रोसेसिंग के अंतर्गत सावधानी रखी जाती है जिससे इसके यांत्रिक तथा सतह के गुण बने रहें। हिंडेलियम बर्तनों के निम्न लाभ हैं, जैसे ये मजबूत तथा कठोर होते हैं, इन पर आसानी से निशान नहीं लगते, इनकी अच्छी सरफेस फिनिश होती है, कुकिंग में फायदा ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा उष्मा का शोषण नहीं करते, इसलिए इसमें फायदा होता है। आपकी बचत होती है कुकिंग में, ज़्यादा उष्मा का शोषण ये नहीं करते हैं। ईंधन की बचत की जा सकती है, फायदा ही होता है। इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ की अम्लीयता से रासायनिक क्रिया नहीं करते, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, हमने क्या कहा था कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको ढकने के लिए प्लास्टिक की ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा गुण उसमें होना चाहिए जिससे कि वह उससे रासायनिक क्रिया ना करें। ठीक है। इसी तरीके से यह है कि खाने का कोई भी बर्तन हो उसमें खाद्य पदार्थों को अम्लीयता से रासायनिक क्रिया नहीं करते, ये जो हिंडेलियम के बर्तन बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील की तुलना में कीमत 1/3 होती है, यानी कि स्टेनलेस स्टील की तुलना में इसकी कीमत, यानी कि हिंडेलियम के बर्तन होते हैं उनकी कीमत भी 1/3 होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, ये क्वेश्चन था। देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको किस तरह से करने हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमें जो है 2-3 क्वेश्चन हमको रिपीट मिले, तो उन रिपीट क्वेश्चन को देख लेना है, क्योंकि दोबारा देखने से आपको जो है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो वीडियो को एक बार वॉच करके दोबारा जब आप देखेंगे तो दोबारा देखने पर आपको सही तरीके से सभी क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो वीडियो को चाहे दोबारा देखिएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पेपर में आपके इनमें से क्वेश्चंस 90% मिलेंगे। तो 90% क्वेश्चन मिलने का मतलब यह है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बैक का कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। तो इसी वीडियो में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बना रहेगा। और वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से हमें आपकी तरफ से जो फीडबैक मिलता है उससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आया। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट आपको लगता है कि हाँ हमने यहाँ पर मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही हर सब्जेक्ट की मैराथन, हर सब्जेक्ट की फुल डिटेल कंटेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि सभी वीडियो जैसे ही आपके मोबाइल पर, जैसे ही हमारे चैनल पर डाली जाए तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाए जो आपको वहां पर वीडियो को देखने में हेल्प करेगा। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।